अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नैंस बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब से जो अगले लेक्चर्स हमारे इस चैप्टर के होंगे वो बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से, जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है। इससे जो प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़े थे वो ऐसे टॉपिक्स थे जिनकी मौजूदगी में हमें एनर्जी मिल रही थी, जैसे वाटर था। और उससे जो पहले वाला टॉपिक था कार्बन के हवाले से हम लोगों ने बात की थी। वो कार्बन बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक स्केलेटन है इसका। इसके बगैर, कार्बन के बगैर ये बायोमॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। तो पिछले दो ये टॉपिक हमारे थे और एक जनरल इंट्रोडक्शन का था। तो फोर्थ आज लेक्चर जो है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट्स का है, जो मेन सोर्स है असल में कहते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे, चंद एग्जांपल्स भी की जाएंगी। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, दो तरह की डेफिनेशंस भी यहाँ पे हम लोग करेंगे, और इसके मेन सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो आइए आगाज करते हैं लेक्चर का बेटा। हम लोग सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनको बेटा हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड कार्बन्स का नाम देते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनको कहते हैं। अगर इनका हम लोग जर्नल फार्मूला देखें तो जर्नल फार्मूला बेटा इनका होता है CxH2O(Y). अब इसका मतलब क्या है? इसमें से अगर देखा जाए तो बेटा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है, हाइड्रोजन की रेशियो बेटा होती है इसमें 2, और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो 1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन की रेशियो होगी 2 और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो क्या होगी? वो उसको कहा जाता है वो 1 है। 2:1 है ये। अब यही वाली जो रेशियो है ये ऑब्जर्व बेटा की जाती है, किसमें ऑब्जर्व करते हैं इसको? एज इन वाटर। जैसे वाटर में ये रेशियो होती है 2:1, वैसे ही ये इनके अंदर भी, इसके जर्नल फार्मूला में जो भी इसका हम लोग स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे मेन, तो उसमें 2:1 ही इसमें होगी। हर एक जो बेसिक यूनिट होगा, हर एक जो मोनोसैकेराइड होगा, और वही मोनोसैकेराइड मिलके आगे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे। अब इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स तो कहा जाता है, लेकिन कुछ लिहाज से इसके लिए ये वाला जो टर्म है ये नासाजगार है। इसको ये हम लोग हाइड्रेटेड कार्बन्स कह भी नहीं सकते। वो रीजन क्या है? कुछ ऐसे भी बेटा कंपाउंड्स होते हैं, कुछ एसिड्स वगैरह ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 2:1 होती है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। उनकी अगर एग्जांपल देखें हम लोग, उनमें से एक तो जैसे हम लोग कहते हैं कि बेटा सपोज एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला हम लोग कहते हैं वो क्या है बेटा? उसको कहा जाता है C2H4O2। इसको वैसे आमतौर पे हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ते हैं इसको CH3COOH। अब इसमें अगर देखा जाए, इसमें भी बेटा रेशियो जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2:1 है, लेकिन ये एसिटिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है। तो इस वजह से तो ये वाले जो है हाइड्रेटेड कार्बन ये सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल। तो फिर इसको और किस तरह से डिफाइन करते हैं वो आगे हम लोग डेफिनेशन जाके पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। वो जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं? जनरल प्रॉपर्टीज इसकी हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी अनदर डेफिनेशन जो है उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए बेटा तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए ये मेन सोर्स है, सबसे चीपेस्ट सोर्स है ये एनर्जी का सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का ये मेन सोर्स है। और उसके अलावा देखा जाए इमीडिएट है, जल्द ही हमें क्या कर देता है? प्रोवाइड एनर्जी कर देता है ये, क्योंकि जल्द ही ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इस वजह से जल्द ही हमें ये क्या प्रोवाइड कर देता है? एनर्जी। दीज आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये क्या है? इमीडिएट
सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके अलावा अगर इसका हम लोग देखें, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और तकरीबन ये सेल के हर ऑर्गेनिज्म में ये मौजूद है, और तकरीबन सेल के हर पार्ट के अंदर ये मौजूद होता है, ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन। नेक्स्ट अगर इसका हम लोग कैरेक्टर देखें बेटा, ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे ये ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं सेल के बेटा उन सभी में ये क्या होगा, मौजूद होगा, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा चंद एक अगर इसकी हम लोग एग्जांपल्स देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब सोर्सेज अगर क्या हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो मेन कंपोनेंट्स के अगर हम लोग इसमें बेटा बात करें तो मेन कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, किस किस से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें बेटा सेलुलोज है, सेलुलोज वुड के अंदर पाई जाती है, स्टार्च है बेटा, मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर के अलावा बेटा केन शुगर है, रूट ट्यूबर्स हैं, एटसेट्रा। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं बेटा किसके, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम लोग इसके देखें। अच्छा, उसके अलावा सारे के सारे जो बेटा ग्रीन प्लांट्स हैं वो एक नेचुरल सोर्स हैं, कुदरती तौर पे हमें इनसे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो नेचुरल जो सोर्स होगा, नेचुरल सोर्स वो कौन से हैं बेटा, आर ग्रीन प्लांट्स, आर ग्रीन प्लांट्स हैं वो। फिर उसके अलावा अब इसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ आए, केमिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, केमिकल इसकी डेफिनेशन क्या है। केमिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो केमिकली बेटा इनको कहा जाता है, इनके अंदर दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, या यील्ड करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो यील्ड करते देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोनिक यूनिट्स देते हैं। तो इनको केमिकली डिफाइन कैसे करते हैं, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसको कीटोन कहा जाता है, एंड यील्ड, और देते हैं ये, प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स यील्ड, वो प्रोवाइड हमें करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स, एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स। अब इसको डेफिनेशन को समझना है आपने, इसमें क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो केमिकली इसके अंदर दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, या ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ज्यादा है, कार्बन तो इसके अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन ज्यादा उसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होंगे, और उसके अलावा एक जो कार्बन एटम होगा उसके साथ या एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होगा, और बाकी सारे के सारे जो कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरी तरफ उसके हाइड्रोजन ग्रुप होगा।
तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके, वो यील्ड क्या करते हैं, वो प्रोवाइड क्या करते हैं, जब उनकी ब्रेकडाउन की जाती है कब वो प्रोवाइड करते हैं एल्डिहाइड या कीटोनिक यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब उनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है पानी की मौजूदगी में, जब उनको ब्रेकडाउन किया जाता है तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोनिक यूनिट प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस असल में बेटा हम लोग कहते हैं ये ब्रेकडाउन होती है, किसकी ब्रेकडाउन है, किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में किसी चीज की जो ब्रेकडाउन होती है उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ molecules in the presence of water, पानी की मौजूदगी में किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, उसको क्या कहा जाएगा, उसको बेटा कहते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस, उसको हाइड्रोलाइसिस का नाम देंगे। अच्छा, उसके अलावा इसमें अगर हम लोग देखें चंद एक एग्जांपल इसके तौर पे, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे एक तरफ हम लोग लिखते हैं कीटोन। अब एल्डिहाइड ग्रुप का जो जर्नल फॉर्मूला है बेटा, उसका अगर हम लोग देखें उसमें बेटा कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसमें हम लोग कहते हैं जिसके साथ एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप अटैच है उसको हम लोग कार्बोनाइल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन का नाम देते हैं। इसके एक तरफ बेटा हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी तरफ क्या अटैच होता है, दूसरी तरफ कार्बन अटैच होता है। और ये वाला जो दरमियान वाला है ये क्या है, कार्बोनाइल कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड O अटैच है। तो ये वाला जो होगा इसको बेटा हम लोग क्या कह देते हैं, ये यहाँ पे R भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ। और ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या नाम दिया जाता है, इस कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल या इसको एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। जबकि कीटोन का अगर जनरल फार्मूला देखें तो कीटोन में बेटा एक कार्बन है, बाकी सभी के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन होंगे, जबकि इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड O अटैच है, जिसकी वजह से वो एल्डिहाइड या कीटोनिक होगा। तो ये कार्बोनाइल कार्बन होगा, इसके दोनों तरफ क्या होंगे अटैच, कार्बन एटम्स होंगे। और इन कार्बन एटम के लिए हम लोग R साइड चेन का भी ये जर्नल ग्रुप भी कह सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड O अटैच होगा और ये वाला जो कार्बन एटम है इसको भी क्या कहा जाता है, कार्बोनाइल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन का नाम हम लोग देते हैं। अब जनरल अगर हम लोग देखें एक एल्डो शुगर एक कीटो शुगर की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सपोज हम लोग बात करें, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है जबकि फ्रुक्टोज भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखा जाए तो एक जो है बेटा एल्डो शुगर है, दूसरी कीटो शुगर है। एल्डो शुगर की हम लोग बात करें तो ये सपोज 1 2 3 4 5 और ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें बेटा कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पे क्या अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होना है एल्डिहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड O अटैच होना है। दूसरी तरफ इसके हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, फिर इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे CH2OH एंड पे आ जाएगा और इसके इस तरफ भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है। अब ये वाला जो है, ये वाला बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका है, ये वाला है एल्डो शुगर का, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज का नाम देते हैं। और ये कौन सी शुगर है, एल्डो शुगर है।
ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अब इसमें अगर देखा जाए, इस पे आप लोग गौर कर रहे होंगे, इसके एक तरफ ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये मैं जो दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप है उसके इर्द गिर्द ये निशान में लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये वाला जो है ग्रुप बेटा, जिसको मैंने दूसरा सर्कल किया है, ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं एक तरफ कार्बन अटैच है, ये वाली कार्बन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है और दरमियान में कार्बोनाइल कार्बन है और इसके साथ डबल बॉन्ड O अटैच है। तो ये कौन सी शुगर होगी? एल्डो शुगर होती है। जबकि कीटो शुगर की अगर हम लोग बात करें जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा, वो फ्रुक्टोज की हम लोग बात कर लेंगे। जैसे फ्रुक्टोज में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन होंगे। अब इसमें कीटोनिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ सपोज हम लोग अटैच कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर इधर देखा जाए तो इधर क्या है? इधर हम लोग कह देते हैं कि CH2OH है यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, H यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, फिर OH, इधर भी OH और इधर CH2OH। अब इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ये वाला जो है बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका है? ये फ्रुक्टोज का है। अगर इसमें हम लोग देखें तो ये वाला आप लोगों को जो नजर आ रहा है ये कीटोनिक ग्रुप है, जिसको अब मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये वाला ग्रुप कौन सा होगा? कीटोनिक ग्रुप होगा। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O अटैच है और दोनों तरफ इसके क्या है? कार्बन एटम्स हैं अटैच। तो ये वाला क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा? किसका है? ये फ्रुक्टोज का है। ये फ्रुक्टोज का जनरल फार्मूला है और ये कीटो शुगर होगी। ये कौन सी शुगर है? कीटो शुगर है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि कार्बन नंबर 3 के साथ यहाँ पे अपने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। ये असल में वजह क्या होती है? इसको कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन। इसको कहा जाता है बेटा, क्या कहते हैं इसको? फिशर प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। फिशर प्रोजेक्शन क्यों की जाती है? ये पोजीशन चेंज क्यों करते हैं? फॉर द सेक ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ और स्टेबिलिटी मतलब स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए, ताकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं एक दूसरे से दूर रहें। अगर वो दोनों करीब आ जाएंगे तो रिपेलिंग होगी, रिपेलिंग की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये दूर रहें आपस में ताकि ऑपोजिट जो ग्रुप है वो अटैच रहें आपस में, उनके अट्रैक्शन ज्यादा हो, उस वजह से वो स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। जब ये दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि जो सेम ग्रुप है वो दूर दूर रहने चाहिए। अगर पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे, रिपेल होने की वजह से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस वजह से इनको स्टेबल रखने के लिए, स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए ये जो सेम ग्रुप है हमको दूर दूर रखा गया है ताकि वो स्टेबल रहे। तो ऐसे प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन का नाम हम लोग देते हैं। आगे हम लोग मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स में पढ़ेंगे इसके हवाले से। तो ये एल्डो शुगर और कीटो शुगर के हवाले से था हम लोगों ने बताना। उसके अलावा लास्ट में बेटा ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये प्लांट की सेल वॉल में भी मौजूद होते हैं। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही हम लोग इसको कहते हैं कि सेल वॉल के अंदर, प्लांट की जो सेल वॉल है बेटा उसमें भी ये मौजूद है। मेन कंपोनेंट है सेलुलोज। उसके अलावा अगर देखा जाए काइटिन वगैरह, एगर वगैरह, वो भी आगे हम लोग मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा लास्ट बेटा अगर देखा जाए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लोग देखें वो लिपिड्स के साथ भी मिल सकते हैं। ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन्स के साथ भी मिल सकता है। इनके साथ मिलके क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ये बनाएंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो ये था ओवरऑल कुछ इंट्रोडक्शन इसका कार्बोहाइड्रेट्स का बेटा, जिसमें हम लोगों ने इसके हाइड्रेटेड कार्बन के हवाले से बात की। हाइड्रेटेड कार्बन उसको कहते क्यों है, क्यों नहीं कहा जा सकता, सूटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे चंद एक कंपाउंड्स में है, मॉलिक्यूल्स में जिसमें 2:1 होती है, लेकिन इसमें भी 2:1 है, इस वजह से गलत हो जाएगी। दूसरी डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे केमिकल इसकी पढ़ ली। उसके अलावा जनरल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी हम लोगों ने, सोर्सेज के पढ़े और एल्डो और कीटो ग्रुप में डिफरेंस पढ़ा, कहाँ पे इसका जनरल फार्मूला क्या है
और इसकी एग्जांपल्स भी एक हम लोगों ने पढ़ ली, और लास्ट में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के हवाले से भी हम लोगों ने बात की है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से जनरल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी, फार्मूलाज पढ़े, जनरल फार्मूला पढ़े, इसके दो तरह की डेफिनेशंस की पढ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।